तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 4 से 6 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके एवरीवन, सर इस चैप्टर में कवर करना सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं पहले की कहानी और आगे बढ़ते हैं। सर किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 प्रमोशन स्टेज, जिसमें आते हैं प्रमोटर्स जो डिसाइड करते हैं भाई कौन से टाइप की कंपनी फॉर्म करना है। एक बार सारी बेसिक डिसीजन डिसाइड कर लिया तो फिर वो कंपनी को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है तो पैसे वेट क्यों कर रहे हो, कैपिटल को रेज करो। और एक बार पैसा आ गया, मशीन खरीद लिया तो फिर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट स्टेज है गाइस प्रमोशन स्टेज, जहां पे कॉन्टैक्ट करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो है सर जिन्हें आइडिया आया तो इनकॉर्पोरेट कंपनी, जिन्होंने ज्यादा नेसेसरी स्टेप्स लिया तो इनकॉर्पोरेट कंपनी। सर प्रमोटर को डिफाइन करता है आपका फेवरेट सेक्शन, पता नहीं फेवरेट क्यों है बट बच्चे बोलते हैं फेवरेट से। सेक्शन 2 क्लॉज 69 बोलते हैं प्रमोटर डेफिनेशन है PAC प्लस एक्ट इज इक्वल टू पैक्ट। P से प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस पे लिखा हुआ है। A से प्रमोटर वो है जिसको एनुअल रिटर्न में क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। C से जो कंट्रोल करते हैं कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड एक्ट से जिसके इशारों पे, एडवाइस पे, डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट। बट अगर आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हो और आपके इशारों पे डायरेक्टर्स नाच रहे हैं तो भाई आप प्रमोटर नहीं हो। इज इट क्लियर? प्रमोटर ना तो कंपनी का एजेंट है ना तो कंपनी का ट्रस्टी है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है सर, फिड्यूशियर रिलेशनशिप है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर सर ठीक है को रेम्यूनरेशन रिसीव करने का राइट नहीं है। कंपनी दे रही है अलग बात है, राइट नहीं है ना तो कंपनी, आपने आर्टिकल्स में लिखा तो राइट मिलेगा। ओके एवरीवन, फिर इससे हमने मूव किया क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के प्रमोटर ने किया है, कंपनी के लिए किया है या एज पर किया है बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सर नॉर्मली तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंपनी अडॉप्ट करती है। अगर कंपनी ने अडॉप्ट कर दिया तो लायबल कौन होगा, बट अगर कंपनी अडॉप्ट नहीं किया तो प्रमोटर्स विल बी पर्सनली लायबल। ऑल्दो ये प्रमोटर किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फैक्ट बोलती है अगर कंपनी के प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी के टर्म्स में या ऑब्जेक्ट में वारंट है, इज इट क्लियर, तो भाई कंपनी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और जब भी कंपनी अडॉप्ट करती है वो कम्युनिकेट करती है तो थर्ड पार्टी को टेंशन होने की जरूरत नहीं है, अपन ने अडॉप्ट कर लिया है। ओके एवरीवन, ठीक है, इससे हम लोग मूव किए नेक्स्ट कंसेप्ट में। हम आ चुके हैं अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पहले गाइस ठीक है हमको MOA ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो हम पढ़ रहे हैं सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखना कंपनी की 2 बेसिक डॉक्यूमेंट है, MOA बात करता है आउटसाइडर्स के लिए और AOA बात करता है इनसाइडर्स के लिए। ओके ठीक है, MOA में हमने मेजरली देखा कि सर ठीक है ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट आउटसाइडर है एंड अगेंस्ट इन्वेस्टर है। आउटसाइडर बता रहे हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी किस में डील कर सकती है, किस में डील। और इन्वेस्टर को बोल रहे हैं अगर भाई तूने अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया तेरा पैसा इस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। बाकी MOA को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ये कंपनी का सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। नॉर्मल कंपनीज के MOA में 6 क्लॉजेस होते हैं, जबकि OPC के MOA में 7 क्लॉजेस होते हैं। वो 6 क्लॉज कौन कौन से, नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। नंबर 2 सिचुएशन क्लॉज, यहां लिखा होता है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कौन से स्टेट में है। ठीक है, यहां लिखा होता है कंपनी रजिस्टर ऑफिस कौन से स्टेट में है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है सर कि रजिस्टर ऑफिस कंपनी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है या फिर विद इन ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है MOA का ऑब्जेक्ट क्लॉज। आप वही बिजनेस कर सकते हो जो कंपनी के MOA में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है, इट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नंबर 4 लायबिलिटी क्लॉज, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिखी होती है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। नंबर 5 इज कैपिटल क्लॉज, यहाँ पे लिखा होता है कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पर शेयर्स। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें लिखा होता है डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स। OPC में और एक क्लॉज ऐड हो गया, क्या है, नॉमिनी क्लॉज। सर MOA का फॉर्मेट जो है वो लिखा हुआ है शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट में टेबल A B C D E परफेक्टोस। फिर बात करें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5,
इसमें सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर फॉर्मेट अगेन शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, बट ABCDEMOA के लिए है FGHIJAOA। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर पर हमने क्या पढ़ा, एंट्रेंचमेंट क्लॉज। सर वैसे तो आईओ में आप जो भी लिखते हो उसको ऑल्टर करने के लिए क्या पास करना पड़ता है, SR, यानी 75% कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। बट आप चाहो तो कुछ चीजों को ऑल्टर करना उससे भी डिफिकल्ट बना सकते हो। सर उससे भी डिफिकल्ट मतलब क्या है, SR से भी ज्यादा परसेंटेज वोट, 75 के भी ऊपर जितना भी हो, इज इट क्लियर। बट ये एंट्रेंचमेंट या तो अपने इनकॉर्पोरेशन के समय से लाना चाहिए, ठीक है, या फिर बाद में अगर लिख के आना तो आपको रिक्वायर्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड कंसेंट कितना है प्राइवेट कंपनीज के लिए, ऑल द मेंबर्स, एंड पब्लिक कंपनी की क्या पास करना पड़ेगा, SR। तो जब भी आप SR पास करते हो, ये बेसिक रूल ही है, ठीक है, जब भी आप SR पास करते हो आपको वो ROC को SR की कॉपी देनी पड़ती है इन फॉर्म नंबर MGT 14, याद रखना हमेशा। 22 तो एड्रेस पे देते हैं, एवरीवन ओके सर। उसके बाद हमने बोला कि सर अगर आपके MOA AOA ने एक्ट को ओवरराइड किया, यानी एक्ट कॉन्ट्रवेंशन किया, तो एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है सर। MOA AOA का इफेक्ट ये है कि ठीक है कंपनी मेंबर्स पे ऐसे बाउंड होता है जैसे आपने खुद ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, साइन किया है। MOA AOA बाउंड करता है कंपनी से मेंबर को, मेंबर से कंपनी को, और मेंबर्स को आपस में। बट ये सर किसको बाइंड नहीं करता, थर्ड पार्टी को। इसमें अपने केस भी देखा था, केस का नाम था LA वर्सेस पॉजिटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें अपने क्या देखा कि भाई ठीक है कंपनी का आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि LA क्या होगा, कंपनी का सॉलिसिटर होगा लाइफ टाइम, ठीक है। बट इवन LA बाद में मेंबर ही बन गया, ठीक है। बट कंपनी ने क्या किया, आर्टिकल्स को चेंज करके LA को रिमूव कर दिया। तो LA बोला भाई आपने आर्टिकल्स को फॉलो नहीं किया, उसने एक ट्रिब्यूनल या कोर्ट में केस कर दिया। तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने बोला भाई कि ठीक है मेमोरेंडम थर्ड पार्टी को बाउंड नहीं करता, आर्टिकल्स बाउंड नहीं करता। बोले मैं थर्ड पार्टी थोड़ी हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। तो उसने बोला कि भाई वो सॉलिसिटर वाले केस के लिए तो क्या है, थर्ड पार्टी है, बिकॉज ये मेंबरशिप से जुड़ा हुआ राइट नहीं है। ओके बच्चा पार्टी यहाँ तक किया था अपन लोगों ने, याद है कि आपको। फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखे, जब भी आप अल्ट्रेशन करते हो MOA और AOA में, तो ये अल्ट्रेशन की कॉपी आप कॉपी के अंदर आपको वो मेंशन करना पड़ता है। और मेंबर्स चाहे तो MOA AOA की कॉपी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड फीस पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें कितने दिन के अंदर कॉपी देगी, जमा क्या, जमता क्या, आगे बढ़ू, एक सेकेंड तो मत। तो अब हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं 3 डॉक्ट्रिन्स, ओके। उसमें से फर्स्ट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। इसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो इसमें आ सकता है मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें आ सकता है मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट में, ओके। और यहां पर लिखिए, आगे लिख दो रेफर चार्ट इन रजिस्टर, तो आपको लिए हो जाएगा आसान, एकदम चिल डॉक्ट्रिन है। स्टार्ट करो गाइस, एकदम सिंपल है। सो हम बात कर रहे हैं गाइस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मेरे साथ लिखते हुए भी चलना। सी अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरस का मतलब होता है पावर्स। तो अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब होता है एनीथिंग, एनी एक्ट बियॉन्ड पावर्स ऑफ कंपनी। अब गाइस देखो, हम लोग तो रियल पर्सन है, हमारे पावर में क्या है, हमारे पावर में क्या नहीं है, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। यस और नो गाइस, हमारे पावर में क्या है क्या नहीं है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। यस और नो गाइस, ठीक है। बट ठीक है, कंपनी के एंगल में बात करें तो भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो मेंशन होता है कंपनी के MOA और AOA में। मेक सेंस, ठीक है। कंपनी के पावर्स जो दिए होते हैं गाइस वो दिए मेंशन होता है कंपनी के MOA में। परफेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, जो टाइम टेबल में बना रहा हूं उसमें है
पहला पॉइंट, अल्ट्रा वायरस क्या? अल्ट्रा वायरस क्या? ठीक है, इसी के लिए हम दूसरा पॉइंट बोलते हैं डिटेल्स थोड़ी सी। ओके, अल्ट्रा वायरस क्या, डिटेल्स थोड़ी सी। मैं जितना स्पेस मैनेज कर रहा हूं उतना स्पेस आपको मैनेज करना है। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है गाइस, कैन इट बी मेड वैलिड। किसी चीज को रैटिफाई करना, यानी जो ठीक है अभी वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, उसे वैलिड करना या एप्लीकेबल करना। ये अकाउंट्स के रेक्टिफाई समान होता है। रेक्टिफिकेशन में गलती को ठीक कर रहे, राइट एवरीवन। रैटिफिकेशन में जो वैलिड नहीं है या वॉइडेबल पड़ा है उसे क्या कर रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं। ओके एवरीवन, तो तीन चीजों की अल्ट्रा वायरस एक्ट हो सकती है जो मैं यहां पे साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं एकदम इजी वे में। नंबर वन इज अल्ट्रा वायरस डी एमओए। ठीक है, अल्ट्रा वायरस डी एमओए, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस डी कंपनी। एक ही है, आप अल्ट्रा वायरस दी एमओए बोलो या अल्ट्रा वायरस दी कंपनी बोलो या अल्ट्रा वायरस दी एक्ट बोलो। ओके, अल्ट्रा वायरस दी एमओए बोलो, अल्ट्रा वायरस दी कंपनी बोलो या अल्ट्रा वायरस दी एक्ट बोलो। मतलब अल्ट्रा वायरस दी कंपनी हुआ मतलब अल्ट्रा वायरस दी एमओए। सर अल्ट्रा वायरस दी एमओए का मतलब होता है आपने कोई भी एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड नॉट mentioned in object clause of the company। बहुत सिंपल है, आपने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है। आपने ऐसा बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ नहीं है। तो आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है, हम बोलेंगे जिसे अल्ट्रा वायरस एक्ट दी एमओए। ओके, नाउ सर इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा? मैंने पहले ही बात कर चुका है, बोलो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट? इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप लैपटॉप में डील कर रहे हो, राइट? ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप लैपटॉप्स में डील कर सकते हो। अगर आपने प्लास्टिक सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में एनफोर्सेबल नहीं होगा। इट विल बी वॉइड अब इनिशियो। ओके पे अच्छा बाडी। अब सर रैटिफिकेशन मतलब क्या कुछ करके ये वॉइड वाले एक्ट को वैलिड कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट का हमेशा याद रखना है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। देखो रैटिफिकेशन उस चीज के लिए अलाउड है जो वॉइडेबल है, यानी वैलिड करने का ऑप्शन है। आई रिपीट, रैटिफिकेशन बच्चों उस चीज का अलाउड है जो वॉइडेबल है, जहां वैलिड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। बट जो चीज वॉइड अब इनिशियो ही है वो कभी रैटिफाई नहीं होती। तो क्या कुछ करके ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यहां रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। एक एक्स्ट्रा वन लिखा है तो मेंबर्स में अप्लाई फॉर इंजंक्शन। याद करो बचपन में ये पॉइंट पढ़ा था आपने, इंजंक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शन। याद नहीं आ रहा ना? मेरे से तो नहीं पढ़ा ना आपने, ध्यान दो मस्ती कर रहा हूं, ठीक है। तो इंजंक्शन मतलब मैं इस बच्चों को ऐसे याद करता हूं, इंजंक्शन मतलब इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाना मतलब स्टे लगाना कि बेटा अब तो ये कर नहीं कर सकता। मतलब अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो कंपनी के एमओए में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो एक्ट तो बॉडी इनिशियो होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है।
बट कंपनी अगर अभी भी कर रही है तो मेंबर्स कोर्ट में अप्लाई करेगा कि भाई उसे रोको, स्टे ऑर्डर लगाओ। तो इंजंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है गाइस? स्टे लगाना। क्या आप ये पॉइंट सबको समझा? और हमेशा के लिए याद रखना है, इंजंक्शन लगाना, इंजेक्शन लगाना, स्टे लगा देना। अब ये ना चल भाई, चलेगा नहीं, रोको। तो आपने कोई भी एक्ट किया विच इज अल्ट्रा वायरस द एमओए, तो ये होगा। पता है इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, कंपनी लैपटॉप में डील कर सकती है, ठीक है, कंपनी ने प्लास्टिक वाला कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंपनी ऑब्जेक्ट कॉस्ट में ये बिजनेस लिखा है, उसने ये बिजनेस किया, बोलो क्या होगा? आप बोलेंगे कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब एनी इशू। ओके, तो मैक्सिमम इस केस में क्या आते हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ो गाइस। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस दी एओए। एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी कैन नॉट इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, राइट? और कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर दिए, तो क्या आपका आर्टिकल आपको अलाउ करता है? फिर भी आपने कर दिया ना, ठीक है। एनी एक्ट डन which is not allowed by AOA, ऐसी कोई एक्ट जो आपका AOA अलाउड नहीं करता। तो भाई पहले से लिखा हुआ था आर्टिकल्स में कि आप लोग टिकट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते, फिर भी आपने मचाई, आपने कर लिया। सर इसका इफेक्ट क्या होगा? दिस विल बी वॉइडेबल at the option of shareholders। याद करो सीए फाउंडेशन के दिन, बचपन वाले दिन, वॉइडेबल मतलब क्या होता है? एबल टू बी मेड वॉइड, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकते हो या उसे वॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसके ऑप्शन में? शेयर होल्डर्स के ऑप्शन में। इज इट क्लियर? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो क्या इसे राइटिफाई किया जा सकता है? अभी मैंने बोला वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। वो चाहे तो उसे राइटिफाई कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग एओए। यानी क्या लिखा हुआ था कि भाई डीवाई वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आप लोगों ने क्या कर दिया? डीवाई वाले शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, शेयर होल्डर्स ने क्या किया? एओए को ऑल्टर कर दिया और लिख दिया कि आप डीवाई वाले शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो इससे पुराना किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड हो गया। ये आपको रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ता है। वॉइडेबल से वैलिड हमको हमेशा रीजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ता है। वॉइडेबल का मीनिंग एक ही शुभांशु, कोई भी एक्ट में हो। थर्ड इश्यू आता है गाइस, अल्ट्रा वायरस एक्ट दी डायरेक्टर्स। ना मुझे बात बताओ, डायरेक्टर्स के पावर्स कहां पे दिए होते हैं? एओए में। तो इसका जो भी इफेक्ट होगा वो एओए वाला इफेक्ट होगा। जैसे आपके डायरेक्टर्स के लिए एओए में लिखा हुआ है कि भाई आप 10 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इन नालायकों ने 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया खुद से, तो क्या उन्होंने अपने पावर्स को ये किया, ठीक है। तो अगेन कहानी बहुत सेम है। एक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। वो चाहे तो उसे ऑल्टर कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग एओए। समझा क्या? दिस इज द इजिएस्ट वे यू कैन एवर स्टडी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जो नहीं लिखा हुआ एक आधी पॉइंट, 1 मिनट रुक रहा हूं मैं, लिख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा बाड़ी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। ये देखो इंजंक्शन वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे,
और इंजेक्शन लगा के अगर फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किए होंगे तो फंड्स फिर डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। ये पॉइंट पे भी ध्यान रखना। ओके ठीक है। इसमें आया गाइस एक केस, केस का नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। इसको मैं बोलूंगा लर्न कर देना। मैं सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि वो थर्ड चैप्टर मतलब पिछले लेक्चर में ठीक है वीडियो पॉज हो गया था, मैंने पढ़ा तो दिया लेकिन वो रिकॉर्ड दिया आखिरी का थोड़ा सा पार्ट कल के लेक्चर का, तो वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। वैसे सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने मोस्टली रिविजन में डिस्कस कर ही दिए थे फिर भी। ठीक है सो केस का नाम क्या है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। सर केसेस का इंपैक्ट क्या पड़ता है लॉ के अंदर, केसेस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। लिखना तो अपने को लॉ और कंक्लूजन ही है, बट साथ में आप लोग रेफरेंस केस का नाम लिखो तो और अच्छा रहता है कि यार ये केस जो है सिमिलर इस केस से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था, आप देख सकते हो, टू मेक सेल लेंड और हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स, यानी रेलवे कैरेजेस जो होते हैं ना और रेलवे वैगन्स होते हैं, अपनी ट्रेन की टपरी टपरी बोला पटरिया नहीं, डब्बे डब्बे, ठीक है, वो उसको मेक सेल लेंड कर सकते हैं, राइट। साथ साथ उस पर वो लोग कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर या जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ वो माइन मिनरल लैंड बिल्डिंग को परचेस लीज उस पर वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या किया देखो, वो रेलवे के वैगन्स को डील कर सकता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइन मिनरल लैंड बिल्डिंग को परचेस लीज वर्क कर सकता है। हेलो, क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा है कि वो फाइनेंस दे सकता है? तो कंपनी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रेलवे लाइन बनाने के लिए फाइनेंस देने का। अब फाइनेंस देना लेना ये तो एक बिजनेस हुआ ना गाइस। क्या उनके ऑब्जेक्ट उसने मेंशन किया हुआ है? तो इट वाज हेल्ड की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज वॉइड अब इनिशियो। सिंपल, एकदम इजी। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये केस का नाम मुझे लर्न करना है, राइट एवरीवन। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इस केस का आप रेफरेंस दोगे वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन अल्ट्रावायरस। जब भी अल्ट्रावायरस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो गाइस। क्या बोला आपने? हाँ लिख लो। सभी नहीं भाई, अगर एमओए के ऊपर अल्ट्रावायरस पे क्वेश्चन आएगा तो एओए डायरेक्टर्स नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। आरटीवी नंबर 16 क्वेश्चन था, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ही आए हुए। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ मिरांडा प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ऑथराइज टू डू ट्रेडिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब अलाउ किया होता ट्रेडिंग करना किसके अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। द कंपनी हाउएवर एंटर इनटू पार्टनरशिप विद मिस्टर कर्ण एंड ट्रेडेड इन स्टील। क्या स्टील में ट्रेड करना अलाउ किया हुआ था गाइस? नहीं। इवन लाइबिलिटीज भी इंकर कर दी। The company subsequently refused to admit the liability to Karan on the ground that the deal was ultra biased. कंपनी बोला हम पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। Examine the validity of company's refusal to admit the liability. क्या कंपनी का लाइबिलिटी को रिफ्यूज करने का एक्ट सही था कि गलत था? सही था, बिकॉज वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, उन पे ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल नहीं है। ओके तो मुझे बताओ, आप लोगों ने आंसर दिया सब सही था, कंपनी लाइबल नहीं है। अब यह आंसर निकालने के लिए आपने लॉ कौन सा यूज किया? अल्ट्रावायरस पूरा किया क्या? अल्ट्रावायरस द एमओए वाला लॉ यूज किया। यस एवरीवन, ठीक है। तो लॉ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आप पूरा लिख के दूं कि आपको बेसिक समझ राइट पॉइंट्स ऑफ अल्ट्रावायरस ऑफ एमओए।
ओके कि कंपनी ने कोई भी एक्ट किया जो अल्ट्रा वायस द एमओए, इट इज वॉइड इशू, रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। अब आता है गाइस कंक्लूजन पे। मैं आपको क्या बोलता हूं, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा है वैसा आंसर दो। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ कंपनीज रिफ्यूजल टू एडमिट द लायबिलिटी टू करण। तो क्या ये एक्ट वैलिड थी कि नहीं थी? नहीं, रिफ्यूजल वाली एक्ट वैलिड थी कि नहीं थी? एक्ट टू रिफ्यूज लाइबिलिटी of Miranda Private Limited to Karan is valid। आपको हमेशा बोलता हूँ कंक्लूजन जब लिखते हो तो उसके साथ साथ उसका रीजन भी लिखो, राइट? बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउड इट, कंपनी है ना, टू डील विथ फ्रूट्स एंड vegetables, therefore act of trading in steel, therefore act of trading in steel is ultra virus DMOA, therefore void ab initio। जो मिथ है ना, लॉ की लैंग्वेज लिखो, ठीक है? आप देखो अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। as the MOA therefore void ab initio। आगे इसको मेंशन कर दैट इज नॉट एनफोर्सेबल ऑन कंपनी। अल्ट्रा वॉइड मेंशन का मतलब क्या होता है? कंपनी में एनफोर्सेबल नहीं है। यस निशांत, बोलो क्वेश्चन। एमओए किसके लिए क्या है, उस पर क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है क्या? तो नेक्स्ट दो डॉक्ट्रिन जो बच्चों हम डील करने वाले हैं, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये मोस्टली जो डॉक्ट्रिन है वो एओए से रिलेटेड है, तो ये तो स्पेसिफाई कर दो, बट इसमें एमओए लिखा होगा। ये दोनों डॉक्ट्रिन मेजरली किससे डील करता है? एओए से। क्लियर एवरीवन? ठीक है, दोनों डॉक्ट्रिन एक दूसरे की अपोजिट है। अपोजिट कहाँ पे है, क्या है, मैं सब आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगर ये डॉक्ट्रिन को समझना है सीधा आ जाओ इसके केस के ऊपर। वैसे इस डॉक्ट्रिन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इस डॉक्ट्रिन पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और आने के चांसेस बी है, आने के चांसेस बी है। रेडी? डॉक्ट्रिन समझ जाओगे, अपने आप समझ जाएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पे आएगा? इसी केस पे आएगा। तो केस का नाम है गाइस कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी राममूर्ति। बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि ठीक है, याद करने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इट्स साउथ इंडियन नेम। ठीक है, इसमें नॉर्मली दो ही पार्टीज है, लेकिन नॉर्मली 5 नाम आ जाएंगे। ओके, कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी राम मूर्ति। ओके एवरीवन, देखो ध्यान से देखना, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि कंपनी जब भी कोई डीड साइन कर रही है, जब भी कंपनी कोई डीड साइन कर रही है, तो 3 लोगों ने साइन करना चाहिए। नंबर 1 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, नंबर 2 कंपनी का सेक्रेटरी, और नंबर 3 कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर।
तो रिपीट, कंपनी एओ में लिखा होता है कंपनी जब भी कोई डीड साइन कर रही है 3 लोगों ने साइन करना चाहिए, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी एंड कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर। अब कंपनी ने सपोज कोई लोन लिया होगा और बदले में मॉर्गेज डीड किए होंगे, मॉर्गेज मतलब लैंड, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा होगा, राइट एवरीवन। तो उन्होंने मॉर्गेज डीड साइन किया, पर इस मॉर्गेज डीड में सिर्फ 2 ही लोगों ने साइन किया, देख रहे हैं यहाँ पे, सेक्रेटरी ने किया, होल टाइम डायरेक्टर ने किया, मतलब किसने साइन नहीं किया, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन नहीं किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा, सब कुछ सही था, जब पे करने की बारी आई लोन तो कंपनी लोन पे नहीं किया, बाहर वाला लोन पे नहीं किया, कोई टेंशन नहीं, अपने पास मॉर्गेज डीड पड़ी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के ना हम पैसा ले लेंगे। तो बोले वो मॉर्गेज डीड मतलब वो मॉर्गेज वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, वो तो डीड वैलिड ही नहीं है। बोले क्यों वैलिड नहीं है, बोले क्योंकि देखो हमारे आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि 3 लोगों ने साइन करना चाहिए, जबकि साइन किसने किया, 2 लोगों ने। उन्होंने बोला 1 सेकंड, आर्टिकल्स तुम्हारा है, तुमने फॉलो करना चाहिए, आर्टिकल्स तुम्हारा, तुमने फॉलो करना चाहिए, तुमने आर्टिकल्स फॉलो नहीं किया, गलती तुम्हारी है। हमने वहां रेफरेंस दिया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सुनना मेरी बात को ध्यान से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हमने बोला भाई कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है गाइस, इंप्लाइड। हमने बोला देख भाई एमओए कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लॉ तो ये अज्यूम करता है कि जो भी थर्ड पार्टी हमारे कंपनी से डील कर रही है उसने हमारा एमओए पढ़ा होगा, यानी उसका उससे इंप्लाइड नोटिस है, इंप्लाइड है, हम तो मानते हैं कि उसको नॉलेज है उसका, राइट एवरीवन। अगर किसी ने एमओए नहीं पढ़ा तो गलती किसकी है, उसकी है, उसकी है, हमारी गलती नहीं है। और ऐसा अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है तो कंपनी पे वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, ओके ठीक है। तो फिर से अब वो थ्योरी वाला पार्ट लिखा रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। कीवर्ड्स क्या है, एमओए एओए से पब्लिक डॉक्यूमेंट। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसने एमओए एओए क्या किया है, रीड किया है, ठीक है। उसने एमओए क्या किया है, रीड किया है, ठीक है। अगर उसने रीड नहीं किया, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रवेंशन है, ओके, और वो कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, ओके ठीक है। तो लॉजिकली बहुत सिंपल है, यानी इस डॉक्ट्रिन ने किसको प्रोटेक्ट किया, डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स कंपनी फ्रॉम डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे एनफोर्सेबल होता है कि नहीं होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या ये मॉर्गेज डील वाला कॉन्ट्रैक्ट बाहर वाले ने नहीं पढ़ा एओए, तो क्या ये हम पे एनफोर्स, क्योंकि एओए में पढ़ता उसे दिख जाता था कि 3 लोगों ने साइन करना चाहिए था, उसने नहीं पढ़ा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हम पे एनफोर्सेबल होगा। दिख रहा है सभी को, समझा सभी को, ठीक है। कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी राम मूर्ति, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी जरूरी, थ्योरी क्वेश्चन की जरूरी है, मतलब आपको अंदर के पॉइंट भी पढ़ने पड़ेंगे। की अंडरलाइन जो है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। यस शिवानी बोलो बेटा, परफेक्ट। दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा मोस्टली। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट में मोस्टली क्वेश्चंस केस लॉ के ऊपर आते हैं, ठीक है। ऊपर लिख देना इन बोथ बिलो डॉक्ट्रिन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल कम ऑन केसेस, ताकि आपको याद आए केसेस में क्या हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ो। ओके, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है बच्चा बाटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसे ही हम बोलते हैं टर्कुवेंड रूल। मैं क्या बोलता हूं, कोई भी डॉक्ट्रिन पढ़ने के लिए पहले उसका क्या समझो, केस, केस से आसानी से आप उस डॉक्ट्रिन को समझ सकते हैं।
केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोइन। इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस ए है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, आने के चांसेस क्या है गाइस, ए है। ओके डन। अब देखना ध्यान से, मस्त वाला क्वेश्चन है। कंपनी के एओए में लिखा हुआ था कि कंपनी अगर पैसा बोरो करना चाहती है, ठीक है, तो इट कैन बोरो ओनली बाय रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी किसी से भी बोरो करेगी, ठीक है, तो उसे शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसपे कंपनी ने टर्कोइंट से पैसा बोरो किया, बट शेयर होल्डर से कंसेंट नहीं लिया। सोच के देखना आराम से, बहुत सिंपल, शेयर होल्डर से कंसेंट नहीं लिया। जब लोन पे करने की बारी आई तो कंपनी बोल दिया हम पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ कि भाई परमिशन लेना चाहिए, हमने तो परमिशन लिया ही नहीं है। हेलो गाइस, ठीक है, आपने एमओए पढ़ के आना चाहिए था। अब सुनना, टर्कन बोला रुक, मैंने एओए पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ भी था कि शेयर होल्डर से कंसेंट लेना चाहिए, बट एओए पढ़ के कैसे मालूम पड़ेगा कि कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है? कंसेंट तो तुम शेयर होल्डर्स मीटिंग में लेते हो ना, यानी ये तो तुम्हारी इंटरनल इरेगुलरिटी हो गई जो एओए पढ़ के मालूम नहीं पड़ सकता। ऐसा समझना मैं क्या बोल रहा हूं? तो यस, एम शेयर होल्डर से जो भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी से, उसने एमओए एओए पढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसी कोई चीज है जो एमओए एओए में लिखा हुआ नहीं है, जो कंपनी क्या है, इंटरनल इरेगुलरिटी है, वो जानने की उसे कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी ने ऐसा कुछ किया है जो क्या है, इंटरनल इरेगुलरिटी है, तो फिर गलती किसकी होगी? कंपनी की होगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी पे बाइंड होंगे। तो आप अगर देखोगे गाइस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले केसेस में कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, जबकि इंडोर मैनेजमेंट वाले केस में कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होगा। वैसे हम बोलते हैं दिस डॉक्ट्रिन इज एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्यों? वैसे अगर आपने एमओए नहीं पढ़ा तो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बाइंड नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर इंटरनल इरेगुलरिटी है तो कंपनी में बाइंड होगा। समझा अच्छे सभी को? ठीक है, देखो थ्योरी क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ द आउटसाइडर। ठीक है, एज पर डॉक्ट्रिन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू इंटरनल मैनेजमेंट। उसने एमओए पढ़ना चाहिए, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट वाली कोई चीज है तो उसने इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड डीलिंग विद द कंपनी एंड टू अज्यूम दैट एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी आर कंसर्न्ड एवरीथिंग हैज बीन डन रेगुलरली। इफ नॉट, तो हु इज एट फॉल्ट? एंड देयरफॉर कंपनी कैन नॉट डिनाई इट्स लायबिलिटी, तो द कंपनी विल बी लायबल। तो देखा है तो इस डॉक्ट्रिन ने किसको प्रोटेक्ट किया? समझा गया गाइस? ठीक है, इस केस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। आगे बढ़ू? ठीक है, अब बात करें एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट। देखो, इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है कि नहीं होता है? तो फिर एक्सेप्शन पे क्या होगा? और अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता तो फिर एप्लीकेबल डॉक्ट्रिन कौन सी आ जाएंगी उन पे? एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ जाएगा फिर से, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता। ये पता कैसा हो गया? मैंने वो लगा कि लड़के ट्रिप्स पे नहीं आएंगे, एग्जांपल दे रहा हूं, रूल के माने लड़के ट्रिप्स पे नहीं आएंगे, तो मैंने एक्सेप्शन डाल दिया कि लड़के ट्रिप तो जा रही है बट लड़के ट्रिप पे नहीं आएंगे, ये एक्सेप्शन हो गया। बट जो लड़कों को घर वाले परमिशन दे रहे हैं वो आ सकते हैं, यानी ट्रिप पे परमिशन वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी बेसिक रूल पे आ गया ना, आएंगे वाले रूल पे आ गया ना। हम ऐसा बोलते हैं एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इज ऑलवेज एनफोर्सेबल, एक्सेप्शन
का एक्सेप्शन इज ऑलवेज एनफोर्सेबल। मेरे पहले वाले पे आ जाएगा, रूल का एक्सेप्शन यानी रूल पे आ जाएगा, वो ट्रिप पे आएंगे आ जाएगा। ओके एवरीवन, चलो पार एक्सेप्शन से याद रखना, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं थ्योरी क्वेश्चन का एंगल क्यों दे रहा हूं कि भाई ये पॉइंट के अंदर जो लिखा है ना एक सेंटेंस में, आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ओके एवरीवन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में केस का नाम क्या दिया हुआ है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेन आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बाजू में क्या लिखा हुआ है, लर्न, मतलब केस का नाम लर्न करना पड़ेगा, केस में क्या हुआ था वो भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब केस में क्या हुआ था देखो, नीचे केस दिया हुआ है हार्वर्ड वर्सेस पेटेन आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है और इतना चिल्लर चीजें दिमाग लगाना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो केस में क्या हुआ था देखो, सेम केस जो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में देखा, टर्कवेन रूल में, राइट। कंपनी के एओ में लिखा हुआ था कि अगर लोन लेना है तो शेयर होल्डर से कंसेंट लेना चाहिए, राइट एवरीवन। ठीक है, अब कंपनी के डायरेक्टर ने ही कंपनी को लोन दिया और शेयर होल्डर से कंसेंट नहीं लिया, तो जो लोग टर्कवेन रूल पे सपोर्ट कर रहे हैं उसको कि भाई कंपनी की गलती है, इंटरनल मैनेजमेंट की बात है, राइट एवरीवन। तो मेरा बोलना है भाई डायरेक्टर तो कंपनी के अंदर थे ना, उनको तो पता था ना कि शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास नहीं किया, यानी उनको तो नॉलेज था ना इरेगुलरिटी का। उनको पता होने के बाद भी कि इरेगुलरिटी है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्टैक्ट किया तो फिर गलती किसकी हो जाएंगी, तुम्हारी। अगर तुम्हें पता है कि सामने गड्ढा है, कूदना नहीं चाहिए, फिर भी तुम बोले हम तो एडवेंचरस है, हम तो कूदेंगे, तो कूदो मरो। समझा इसमें क्या बोल रहा हूं। तो टर्कवेन और इस क्वेश्चन में सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज जो डील कर रहा है उसे पता था कि शेयर होल्डर से कंसेंट नहीं लिया गया। समझा क्या सभी को, दे हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। चट्टे पट्टे आगे बढ़ू। सेकेंड पॉइंट है गाइस नेग्लिजेंस। सेकेंड पॉइंट है गाइस क्या, नेग्लिजेंस। उसको आगे बताओ, नेग्लिजेंस इन केस ऑफ सस्पेशन। इनका बोलना बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें डाउट है, सस्पेशन है, तो तुम्हें हमेशा कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, खासकर जहां पे एओए क्लियर नहीं होता, इज ऑलवेज बेटर कि आपने क्या कर लेना चाहिए, कंफर्म। अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो फिर वो आपके साइड से क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस। जैसे केस है, केस का नाम है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। ऊपर वाले पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है गाइस। आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, तो ऑब्वियसली ये भी लर्न करना पड़ेगा। अब आनंद बिहारी लाल वाले केस में क्या हुआ था, ठीक है, यहां पे ठीक है, आर्टिकल से क्लियर नहीं था कि प्रॉपर्टी कौन सेल कर सकता है। ओके एवरीवन, तो कंपनी ने, अकाउंटेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी से। एओए अनक्लियर था। अब इमेजिन करो आप वो थर्ड पार्टी हो, अरे कंपनी का अकाउंटेंट आके बोला कि भाई मैं कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हूं, तो कौन से अकाउंट को इतना पावर होता है कि कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। अब उसने आर्टिकल्स पढ़ा, आर्टिकल्स में भी ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ था, तो उसने उसको पैसा दे दिया। अकाउंटेंट ने पैसा लिया और 1 2 3 थाईलैंड जाके भाग गया पैसा लेके। ठीक है, अब ठीक है, वो थर्ड पार्टी कंपनी को बोले भाई तुम्हारा अकाउंटेंट है, आर्टिकल्स में क्लियर नहीं था, भाई तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पे इन्फोर्सेबल होगा। हमारा बोलना है भाई देखो, एक तो कौन सा अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर तुमको सस्पिशन था, डाउट था, हेलो एवरीवन, तो तुमने कंपनी से कंफर्म करना चाहिए था। अगर तुमने कंपनी से कंफर्म नहीं किया, then you are at fault. The contract will not be enforceable on the company. चकदे पट्टे गाइस, समझा सभी को एवरीवन। इससे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका, सिमिलर क्वेश्चन पे बोला ना, जहां जो केस देखेंगे सब पे क्वेश्चन आएगा, राइट। तीसरा बात कर रहे किसकी, फॉर्जरी की। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार आया है, सारे केसेस यहाँ के लर्न करने हैं, राइट एवरीवन। केस का नाम है रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड कंपनी, और बहुत लॉजिकल है, आपको समझेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक्स पे गेम खेलता हूँ मैं। ओके एवरीवन, तो रुबेन वाले केस में क्या बोलते हैं, आपको बहुत लॉजिकल लगेगा। देखो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था
कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट कंपनी साइन करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना शेयर्स वालों को, फिजिकल शेयर्स वालों को देना पड़ता है, ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो, ठीक है, एक तो कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करना चाहिए और 2 डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए। ओके एवरीवन। अब क्या हुआ, कंपनी सेक्रेटरी ने फ्रॉडुलेंटली किसी को शेयर सर्टिफिकेट दिया, जिसे उसने बोला कि यार भाई देख, कंपनी 1000 रुपये शेयर है, मैं तेरे को सिर्फ 600 रुपये में दे दूंगा। वो बोला नहीं नहीं, कैसे गारंटी करूँ, ठीक है। वो बोला अरे मैं ही सेक्रेटरी हूँ, मैं तेरे को शेयर सर्टिफिकेट दूंगा साइन किया, मैं भी साइन करूंगा, 2 डायरेक्टर्स भी साइन करेंगे, एंड शेयर सर्टिफिकेट सर एविडेंस कि आपके पास शेयर्स है। हेलो एवरीवन। सामने ने उसको पैसा दे दिया, वो पैसा उसने फ्रॉडुलेंटली खुद के पास रख दिया और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट साइन किया, जिसमें उसकी खुद की साइन तो सही थी, बट डायरेक्टर्स की साइन उसने फॉर्ज किया था। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, किसी और के सिग्नेचर को कॉपी करना। ओके एवरीवन, ठीक है। अब सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले को लगा हाँ उसके पास तो शेयर्स है, आगे देखे जब उसको शेयर्स बेचना चाहा तो आपको एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म भेजना पड़ता है कंपनी को कि मैं इसको शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं। हेलो, कंपनी का कंपनी बोले तू शेयर होल्डर ही नहीं है हमारे बुक्स में, तो तू शेयर ट्रांसफर किसको करेगा, सही है क्या। वो बोले हाँ मैं शेयर होल्डर हूं, देखो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर मालूम पड़ा कि भाई सेक्रेटरी ने क्या किया है, फॉर्ज किया है। ये बाहर वाला बोला सेक्रेटरी तुम्हारा है, उसने फॉर्ज किया है, मेरी गलती नहीं है। इज इट क्लियर। मैटर कहा गया, कोर्ट पे गया। कोर्ट ने बोला अगर फॉर्जरी वाले इशू को हम लोग वैलिड करने चले तो कोई भी कंपनी कभी भी इंस्टीट्यूट कर देंगी कि चलते फिरते कंपनी का प्यून कंपनी प्रॉपर्टी बेच देगा किसी को। बोला क्या आर्टिकल्स में क्या लिखा है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए एमडी ने साइन करना चाहिए। एमडी कौन है, मिस्टर गुरु। ओके मिस्टर गुरु साइन। ऐसा समझा मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी बेच रही है मालूम पड़ेगा ही नहीं। तुमने बोल दिया भाई फॉर्जरी केस में हम आपको इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन देने वाले नहीं है कि वो इंटरनल रेगुलरिटी है। हम बोलेंगे भाई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। ओके एवरीवन, मेक सेंस। तो देखो फ्लो पे ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा क्या, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस पे अगर याद होगा तो हमने केस लॉ पढ़ा था। केस लॉ का नाम क्या था, हाँ बोले ना, ये याद करना है आज, वह आधे घंटे में याद करना है जो हम क्लास के बाद पढ़ते हैं, राइट। एशबरी क्या नाम है, ओके एवरीवन आगे बढ़े। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। केस का नाम है कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सी राम मूर्ति, ठीक है। फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसका जो बेसिक केस था वो टर्कवाइन वाला याद है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइन। ओके, फिर आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन। उसमें पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। केस का नाम हार्वर्ड वर्सेस पेटन आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नंबर 2 नेग्लिजेंस इन केस ऑफ सस्पिशन। केस का नाम आनंद बिहारी लाल वर्सेस द इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड आया फॉर्जरी। केस का नाम रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड कंपनी। 3-4 बार केस के नाम लिख देना, आपको ऐसे याद हो जाएगा, बिना देखे लिखने की कोशिश करना, अपने आप 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। ओके एवरीवन, देखो ये 3 पॉइंट खत्म हो गए। नंबर 4 जनरल पॉइंट है। अगर इस पर केस भी बट क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं केस डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपने एमओए पढ़ा ही नहीं तो फिर आपको इंडोर मैनेजमेंट से प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। और बेसिक बोले याद है बचपन से पढ़ा सीए फाउंडेशन में, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड एमनेशिया होते हैं। वॉइड एमनेशिया मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल कंपनी में होते कि नहीं होते, एनफोर्सेबल नहीं होंगे, मतलब इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में आ गया, ऐसे ही आ गया। आगे बढ़ू, चलो भाई। तो द रोल ऑफ डॉक्ट्रिन, एक सेकेंड, हाँ, द रोल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is opposed to the role of constructive notice. Comment on this statement with reference to the Companies Act. Basically वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंडोर मैनेजमेंट
और कंसर्न नोटिस में क्या डिफरेंस है, अपोजिट क्यों है। ओके एवरीवन, कब आया क्वेश्चन देखो, एमटीपी नवंबर 23, बट क्या नवंबर 23 पे क्वेश्चन आया नहीं, तो आपके एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस है। जब वो अपोजिट है बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताओ। ओके, तो यहां पे लिख दो रेफर रजिस्टर, अपोजिट क्यू है उससे बात कर रहा हूं। ओके एवरीवन, तो ये लो मैं आपके रजिस्टर में लिखवा देता हूं। जब भी रजिस्टर में किसी चीज का आंसर लिखो ना, तो क्वेश्चन पेज नंबर 27, वहां पे रेफर रजिस्टर लिख जाएगा, यहां पे ये लिख जाएगा, दोनों ऐसे ये हो जाएंगे। वैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप चार्ट यूज नहीं कर सकते, मैं चार्ट यूज करके लिखा रहा हूं, ठीक है, आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो भी लिखना सिखा दूंगा आगे जाके। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट सर एक दूसरे से अलग क्यों है, वेरी सिंपल, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑपरेट करता है इन फेवर ऑफ वो डॉक्ट्रिन ऑपरेट करता है इन फेवर ऑफ ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी फ्रॉम, ये प्रोटेक्ट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, डू नॉट एनफोर्स ऑन कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, एनफोर्स करता है ऑन कंपनी। ओके एवरीवन, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। जैसे मैं लिखा होगा 1 मिनट है, लिख लो जल्दी से। आगे बढ़ेगा इस, अब केस पर के ही ध्यान रखना कि कौन से केस पे क्वेश्चन आएगा, राइट एवरीवन। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम यू, ओके। तो बकअप, द डायरेक्टर्स ऑफ स्मार्ट कंपनी लिमिटेड बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम मिस्टर त्रिदेव। The company's articles provided that the directors may borrow on bonds such sum as may be from time to time authorized by resolution. The shareholders claim that there has been no such resolution authorizing the loan, and therefore it was taken without the authority and company is not bound. In light of condition of shareholders, decide whether the company is bound to pay the loan. आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि लोन लेने के लिए शेयरहोल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा, उन्होंने शेयरहोल्डर से कंसेंट नहीं लिया, क्या कंपनी बाइंड होंगी, बाइंड मतलब इनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा। ये कौन से केस समान क्वेश्चन है, हार्वर्ड में नॉलेज था बाहर वाले को इरेगुलरिटी का, त्रिदेव यादव वो वाला केस हो गया, कौन सा, टर्कवाइड वाला। इतना सीधी सी बात है भाई, हार्वर्ड में तो आउट नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी ना, यहाँ कहीं लिखा है कि नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है,
तो यहां पर रेफरेंस केस क्या होगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड। देखा, अभी इस बच्चे से गलती क्या करते, यही बात बता रहा था मैं आपको। अभी केस पढ़ा ना, हर चीज का लॉजिक बताया कि नहीं, लॉजिक से पढ़ाया ना आपको हर चीज। तो इसके अंदर लॉ के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, भाई लॉ में कभी केस लॉ मेंशन नहीं करते भाई, कोई केस लॉ कभी लिखने की जरूरत नहीं किसी पेपर में, याद रखना है बात। लॉ के अंदर लॉ मेंशन करना पड़ेगा। ये केस लॉ कौन से लॉ को रिलेटेड था, इंडोर मैनेजमेंट को मेंशन करोगे। कंक्लूजन में लिखोगे क्या शेयरहोल्डर से कंसेंट वैलिड, कंसेंट ये है, बोला शेयरहोल्डर का कंटेंशन वैलिड नहीं है, उसको इंटरनल मैनेजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट को देखने की इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन के बारे में लिख देना छोटा सा रेफरेंस केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइड। आगे बढ़ो। The doctrine of internal management always protects the person dealing with the company. Explain the above statement. गाइस देखो ऑलवेज बोला है ना, तो ये प्रोटेक्ट तो करता है, हाँ, और उसने खुद ने क्वेश्चन में दे दिया ऑल्सो स्टेट द एक्सेप्शन। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई प्रोटेक्ट करता है बट ऑलवेज नहीं है, एंड फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस। तो बेसिक इंडोर मैनेजमेंट लिखनी पड़ेंगी, उसके एक्सेप्शन लिखने पड़ेंगे। मेंशन इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन। इंडोर मैनेजमेंट करते हुए 2-3 सेंटेंस लिखना है। इंपॉर्टेंट लिख देना कि ऑल तो बाहर वाले ने एमओए में पढ़ना चाहिए, बट अगर इंटरनल मैनेजमेंट को लेके उसको इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनल इक्वालिटी है तो फिर कंपनी की गलती है, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। एक्सेप्शन में सबके हेडिंग लिखो प्लस 1 पॉइंट एक्सप्लेनिंग इट। जब भी थ्योरी आएगा ऐसे लिखना है आपको। Knowledge of irregularity. If outside dealing with the company has knowledge of irregularity and he enters into contact, contact will be void in nature. एक सेंटेंस करना और कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अच्छा, बाय द वे डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो में यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आए तो। आगे बढ़ेगा इस, चलो एमसीक्यू सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चों। The provisions for entrenchment can be contained in articles either on the formation of the company, सही बोल रहा है, or by an amendment articles agreed to by the all the members of the company in case of private company and by SR in case of public company। क्या ये भी सही बोल रहा है? तो आंसर क्या है, either A और B। In case of conflict in the provisions contained in memorandum articles of association of the company and the Companies Act, Companies Act तो MOA AOA में conflict है तो किसके सुनेंगे गाइस, किसके सुनेंगे, कंपनीज एक्ट के सुनेंगे, राइट। अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज में कॉन्ट्रवेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है तो किसके सुनेंगे, हमेशा कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट शैल प्रिवेल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्ररी। जब बोलते हैं ना नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्ररी, इस क्लॉज को, ये जो लैंग्वेज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर क्लॉज। अभी से वो बेस तैयार कर रहा हूं किसके लिए, आपका जीसीए नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आईओएस का, या इसी को बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। जब बोले नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, मैंने बाकी सब बाहर में जाए अपन जो बोल दे रहा है बिडू वो सही है। नेक्स्ट, the memorandum and article shall, when registered, bind the same extent as the specifically had been signed by each of them, ये पढ़ा था अपन ने, and contain covenants on it and his part to observe all the provisions of memorandum and articles,
ठीक है, किस पे अप्लीकेबल है? द कंपनी मेंबर एंड ऑल पर्सन, क्या बाकी पर्सन से भी अप्लीकेबल है? क्या कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर तीनों पे अप्लीकेबल है? क्या कंपनी डायरेक्टर पे अप्लीकेबल है? नहीं, कंपनी एंड मेंबर। क्या है ना, कंपनी टू मेंबर, मेंबर टू कंपनी, मेंबर टू मेंबर। कहीं ऑल पर्सन नहीं पढ़ा, कहीं प्रमोटर नहीं पढ़ा, कहीं डायरेक्टर नहीं पढ़ा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहां से आ रहे हो तुम? The company shall on being so requested by the member send to him within the request and subject to payment of such fees। कितने दिन के अंदर याद है? ऊपर पढ़ा था मैंने 7 days। भले ही वो वीडियो में मिस हो गया होगा, वो आखिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट ये बहुत बेसिक पॉइंट है, पढ़ लेना ऊपर, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, वीडियो में कवर हुआ था क्या कल के? नहीं, लाइव क्लास में कवर हुआ था। हाँ, द कंपनी शैल वेरीफाई इट्स रजिस्टर ऑफिस टू रजिस्टर। अब एक्चुअली वेरिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, क्योंकि दो होता है, एक तो एड्रेस सेंड करना और एक एड्रेस को वेरीफाई करना। दोनों भी 30 दिन के अंदर होता है, और INC 22 के अंदर तो दिखाया था मैंने आपको रजिस्टर ऑफिस का। बट वेरिफिकेशन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वेरिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, नॉट टू वरी, बट आंसर 30 दिन के अंदर ही है। ओके बच्चा भाई, अब स्टार्ट करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस पढ़ लिए सारे मेमोरेंडम के। अब क्लॉजेस को ऑल्टर करने के लिए क्या क्या करेंगे वो पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, एक सेकंड। परफेक्ट। तो गाइस, ठीक है, हम लोगों ने मेमोरेंडम पढ़ा, राइट? ठीक है, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेमोरेंडम में जितने भी क्लॉजेस है उसे ऑल्टर कैसे करेंगे, उसे चेंज कैसे करेंगे, राइट? बेसिकली अगर बात करें, क्लॉज को ऑल्टर कब करना पड़ेगा? जैसे फर्स्ट क्लॉज था नेम क्लॉज, राइट? नेम क्लॉज को ऑल्टर कब करेंगे? जब कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्लॉज है सिचुएशन क्लॉज, ऑल्टर कब करना पड़ेगा? देखो सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? स्टेट का नाम लिखा होता है। ऑल्टर कब करेंगे? जब अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट। थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्टर कब करना पड़ेगा? ठीक है, जब हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। फोर्थ क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, ऑल्टर कब करना पड़ेगा? जब लाइबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। पांचवा क्लॉज है कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में ऑल्टर कब करेंगे? जब ऑब्वियस सी बात है ऑथराइज शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स या अमाउंट पर शेयर्स को चेंज करेंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज वो इनिशियल लेवल के लिए रहता है। ROC को सिर्फ देखने के लिए होता है कि हाँ भाई इतने सब्सक्राइबर्स है, मिनिमम जितने नंबर्स होने चाहिए उतने मेंबर्स होने चाहिए, उतने सब्सक्राइबर्स है। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? अब देखो, हर तो ऑल्टर कब करेंगे आपको समझ गया, ठीक है? हर इसको ऑल्टर करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ स्टेप्स है, ठीक है? आप लोगों को मैं मेजरली यही कुछ बातें ध्यान रखना चाहूंगा कि जब भी आप ऑल्ट्रेशन पढ़ रहे हो ना, 3 एंगल से पढ़ना है आपको, ठीक है? देखो इधर, जब भी आप ऑल्ट्रेशन ऑफ क्लॉजेस पढ़ रहे हो, आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। मेजर चीजें, नंबर 1, विच रिजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन पास हो रहा है? SR हो रहा है, BR हो रहा है, OR हो रहा है, राइट एवरीवन? ऐसा मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, 75% लोगों का कंसेंट चाहिए मेंबर्स का। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। और BR मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, मेंबर्स की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंसेंट चाहिए। एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? सेकंड आता है, क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? कुछ केसेस से परमिशन लेने की जरूरत है, कुछ केसेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस आता है प्रोसीजर, स्पेशली फॉर्म नंबर्स कौन कौन से हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या है, ये 3 एंगल से अपने को, ठीक है, ये करना है, सॉर्ट करना है, राइट? तो माइंड में ये 3 चीजें रखनी है। ओके बच्चा बाटी, मेजरली रिजोल्यूशन कौन सा पास करना है, परमिशन कैसे लेनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके आंसर में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके गाइस, आगे बढ़ू, स्टार्ट करूं फटाफट। परफेक्ट, ठीक है, स्पीड मेंटेन करेंगे, हर चीज को समझते करेंगे। दिस आर मोर ऑफ प्रोसीजरल पार्ट, समझने वाला पार्ट कम है, प्रोसीजरल पार्ट ज्यादा है। ओके, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगा उसके चार्ट्स जो है आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने बोल दूंगा, टाइम भी अपना सेव हो जाएगा, राइट एवरीवन?
ठीक है, तो फर्स्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। इंपॉर्टेंस वाइज ये है ए, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है बट मेजरली एमसीक्यू भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका। ओके गाइस, ठीक है, टिक टैक तो आप करना, मैं आता हूं सीधा चार्ट के अंदर। चार्ट पे सारे पॉइंट्स कवर्ड है और चार्ट से विल बी इजी, ऑलवेज स्टडी फ्रॉम चार्ट। ऑल्ट्रेशन आई वुड आस्क यू कि स्टडी फ्रॉम चार्ट, इट विल सेव योर टाइम। ओके, सी मेमोरेंडम के सारे ऑल्टरेशंस में बेसिकली सेक्शन 13 एप्लीकेबल है, क्लियर है? ठीक है, एक दो केसेस अलग है, वो मैं बता जाऊंगा क्या क्या है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने बोल दूंगा, फिर आप बैठ के घर पे लिख लेना आराम से, रिवाइज करते हुए। ओके, तो गाइस हम नाम क्लॉज को ऑल्टर कब करेंगे? जब हम नाम को चेंज करेंगे। दिमाग में बैठ गया ये पॉइंट? ठीक है, नाम को चेंज दो रीजन से कर सकते हैं, या तो वॉलेंटरी खुद से हमको लगता है यार नहीं नाम चेंज करना है। ओके, अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो सकता है, या अपने को नए नाम के साथ में नया अच्छे से और बिजनेस करना है, पुराने नाम से थोड़ा मजा नहीं आया। ओके, या तो आप नाम को खुद चेंज कर सकते हो, अगर खुद चेंज करें तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल है, या आप नाम को इससे चेंज कर रहे हो बिकॉज योर नेम इज टू आइडेंटिकल टू अ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। वैसे तो आरओसी आपको ऐसा नाम देगा ही नहीं, बट गलती से अगर आरओसी ने आपका आइडेंटिकल नाम भी दे दिया, ठीक है, तो वो चेंज करने भी बोल सकता है। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं वॉलंटरी की। मैं आपको लॉजिक क्या बताया था, पहले फर्स्ट केस देखना, रेजोल्यूशन कौन सा पास करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? ऐसा मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जनरल मीटिंग लेके शेयर होल्डर्स के वोट करवा के 75% लोगों ने कंसेंट दिया, तब आप चेंज करोगे। हेलो एवरीवन, अब सर ये क्या लिखा है? ठीक है, तो इधर ध्यान दो, जब भी आप एसआर पास करते हो ना, एसआर के लिए आप जनरल मीटिंग ले रहे हो ना, तो 2 पॉइंट आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो। एसआर जहां भी और बहुत सारी जगह पे, वहां पे 2 पॉइंट्स आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, सी आप एसआर कहां पास कर रहे हो गाइस? डू यू एग्री विद दिस वन? यानी आपको पहले जनरल मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो देखो जब भी आप जनरल मीटिंग कन्वीन करते हो, उसके पहले एक पॉइंट देखो क्या आता है, टेक बीएम। बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग, एंड पास बीआर। बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन टू कन्वीन जनरल मीटिंग। बोलना आसान, जनरल मीटिंग में एसआर पास करो, बट उसके पहले एक पॉइंट ऑटोमेटिक ऐड होता है कि भाई जनरल मीटिंग को कन्वीन भी तो करनी पड़ेंगे, शुरू भी तो करना पड़ेगा, नोटिस भी तो भेजना पड़ेगा गाइस। तो उसके लिए पहले डायरेक्टर्स मिलते हैं, बोर्ड मीटिंग लेते हैं और क्या पास करते हैं? बीआर। तो इससे मैं आपको अभी एडवाइस दे रहा हूं, आगे देखें जब भी आप लॉ में ऐसे कोई पॉइंट्स लिख रहे हो, तो एसआर अगर पता है आपको, तो उसके पहले का पॉइंट ये ऐड कर ही देना अपने आप। ओके, सबको समझ गया? टेक बीएम पास बीआर टू कन्वीन जनरल मीटिंग। फिर यहां पे क्या होगा? टेक जीएम पास एसआर। ऐसे ही क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट का याद रखना, जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, ये बेसिक रूल है कि उसकी कॉपी आपको आरओसी को देनी पड़ती है 30 दिन के अंदर, इन फॉर्म नंबर MGT 14। याद है आपने इंटेंशनल क्लॉज में MGT 14 लिखा है, याद है आपको? तो ये बेस पकड़ लो, देखो पॉइंट्स बनाना आना चाहिए आप लोग को लॉ और जैसे सब्जेक्ट में, राइट? ठीक है, तो अगर आपने जनरल मीटिंग में एसआर पास किया है, समझा क्या? तो आगे जाके भले मैं शॉर्ट में लिखूं, आपको हमेशा याद रखना कि ठीक है, मैंने आपको जीएम एसआर भी लिख दिया, तो आपको याद रखना चाहिए कि पहले वाला पॉइंट आपको लिखना है और बाद वाला पॉइंट आपको लिखना है। बाद वाला पॉइंट क्या है? फाइल कॉपी ऑफ एसआर विथ आरओसी। ये हमेशा फाइल होता है गाइस विद इन 30 डेज। इन फॉर्म नंबर MGT, समझा? पहले और बाद में, मैं बाद में हर जगह नहीं लिखूंगा ये, मैं हर जगह लिख दूंगा टेक जीएम पास एसआर। आपको खुद को दिमाग लगाना है कि जब भी एसआर आया तो उसके पहले वाला पॉइंट और बाद वाला पॉइंट चिपका दो। अपने पॉइंट भी बन जाते हैं आंसर के अंदर, अपने को ये पॉइंट याद भी आता है। क्या ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? सर वॉलेंटरीली नेम पर करना है तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। ठीक है, क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज यस।
देखो आरओसी से परमिशन लेना है, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आरओसी जो भी लिख रहे हो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर फोन नंबर जरूरी है इसके लिए, यस, यहाँ जो परमिशन लेते हो फोन नंबर इज INC 24। तो रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा, SR। क्या किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है। अब गाइस अदर प्रोसीजर्स क्या है इस पे ध्यान दो, ठीक है। अब परमिशन ले लिया, SR की कॉपी बाहर निकाल कर दिया, तो आपको कहा नई नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, समझा क्या, ठीक है। अब नया नाम लेने के लिए ना आपको इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट में ही स्पाइस प्लस फॉर्म में देना पड़ता है। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज कर दी है जो यहाँ पे है, हेलो, ठीक है, तो आजकल आपको रन स्कीम यानी रिजर्व यूनिक नेम स्कीम से करना पड़ता है। रन का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व क्या है, पॉइंट क्लियर है। नया नेम के लिए अप्लाई करो, जब भी नया नेम आ जाएगा आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। इजी है गाइस। सर रजिस्ट्रेशन क्या पास करना पड़ेगा, जल्दी बोलो मेरे साथ में, क्या, SR। आगे पीछे पॉइंट आपके बन गए। क्या कैसे परमिशन की जरूरत है, यस, ROC से। बाकी प्रोसीजर्स क्या फॉलो करना पड़ेगा, एकदम चकते पट्टे आगे बढ़ू। या तो आप नाम चेंज कर दो बिकॉज योर नेम इज टू आइडेंटिकल टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। इस पर डील करता है गाइस सेक्शन 16। अब ये नाम चेंज करने कौन बोल रहा है, देखो दोनों भी केस में गाइस ROC ही नाम चेंज करने बोल रहा है, दिख रहा है आपको, डायरेक्ट कौन कर रहा है, ROC। बस फर्क इतना है यहां ROC खुद से बोल रहा है, सो मोटो का मतलब क्या होता है, खुद से, बाय इट्स ओन। ROC खुद को अपनी गलती मालूम पड़ गई। सेकेंड केस ये भी नॉर्मली नहीं होता मोस्टली तो क्या होता है, ठीक है, सपोज आपने अप्लाई किया न्यू रिलायंस नाम के नाम से, आपको नाम मिल गया, तो क्या रिलायंस एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी है, क्या उनका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर हुआ होगा, तो ROC तो डायरेक्ट कर रही है, बट ROC डायरेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन कर रहा है कौन, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर। क्या ये पॉइंट समझा, देखो बाकी कहानी बहुत सिंपल है। अगर ROC खुद से चेंज करने बोलती है तो आपको चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 months, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ओके, ठीक है। अब क्योंकि वो चाहते हैं, लॉ चाहता है ना कि आपका नाम चेंज करे, अब SR में तो 75% वोट लगता है, इसलिए यहां पे लॉ बोलता है कि आपको क्या पास करना पड़ेगा, इन मेजॉरिटी ऑफ। क्लियर गाइस, हेलो, ठीक है। या नंबर 2, ROC आपको एप्लीकेशन पे चेंज करने बोल रही है, किसका, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर का, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क टू चेंज ओनली विद इन 3 years फ्रॉम इनकॉर्ड। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप चेंज करने बोलो हमको, ठीक है, हमारी गलती है आप, ठीक है, ROC की गलती है, ठीक है, आपने अप्लाई किया, ठीक है, 3 साल तक समझता है गाइस, 3 साल के बाद हमारा खुद का ब्रांड बन चुका है अब, राइट, अब चेंज नहीं करेंगे। तो अगर एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर ROC को, तो ROC हमको चेंज करने तभी बोल सकती है, कब तक, विद इन, हाँ, अगर वो 3 साल के अंदर चेंज करने बोलेंगे तो हम बिल्कुल चेंज करेंगे, कितने महीने के अंदर, 3 months। देख रहे हैं, 3 months दोनों जगह सेम है। पहले ये 6 months हुआ करता था, अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट को टाइम हो गया 1 साल। खास बात क्या है, अमेंडमेंट में एक नया प्रोविजन आया, अगर आपने 3 महीने के अंदर चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो खुद आपको एक नाम दे देगी, ओके, ठीक है, दे देंगे पप्पू लिमिटेड, छोटू लिमिटेड, ठीक है, आलसी लिमिटेड। आलसी लोग 3 महीने के अंदर चेंज नहीं किया, ऑल्दो वो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्लियर है, बाकी दोनों केस में चेंज करने क्या पास करना पड़ेगा गाइस, OR, ठीक है। अब देखो OR के बाद क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 and 3, 2 3 क्या है, ये 2 और 3 कॉमन, यानी ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट, ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, तो दोनों के लिए कॉमन है। कितने लोगों को समझा ये पॉइंट, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, सर यार रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा, वॉलंटरी में SR, यहां क्या पास करना पड़ेगा, OR, यहां किसी परमिशन की जरूरत है, यस, यहां नहीं क्योंकि यहां पे खुद ही ROC डायरेक्ट कर रही है आपको,
अदर प्रोसीजर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। समझेगा बच्चा पार्टी? ये चार्ट सबको दिख रहा है क्या अच्छे से? तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट को ग्रुप में भी डाल देना, क्योंकि ऐप से स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्ड लेक्चर देखेंगे उनके पास में ये आ जाना चाहिए। और जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो और पूरा लिख लो और फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ेगा इस। अब आते हैं अपने नोट्स के अंदर और यहां लिख देते हैं रेफर चार्ट। चार्ट आप वैसे रजिस्टर में रखा था, सारे पॉइंट आपको सेम मिलेंगे, इजी वे में उधर मिलेंगे। ओके, इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्लियर गाइस? देखो क्वेश्चन कब आया? आरटीबी मार्च 23 में, और सिमिलर क्वेश्चन आया अप्रैल 22 के अंदर। देखे, परितोष एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टैक्समैन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर। आफ्टर 5 years, अंडरलाइन करना गाइस, when the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with relevant authority. Authority कौन है? ROC. Can the company be compelled to change the name? 3 years के ऊपर हो गए ना, कंपेल करने की जरूरत नहीं कर सकते। Can the owner of registered holder request the company and the company can change this at its discretion? Discretion मतलब हो गया वॉलंटरी चेंज कर सकती है क्या? भाई वॉलंटरी बिल्कुल चेंज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का आंसर नो है, दूसरे का आंसर यस है। ओके, तो अब ये आंसर देखने के लिए आपने कौन कौन सा लॉ यूज किया, खुद बताओ आप मुझे। फाइव ईयर्स वाले पॉइंट के लिए आपने कौन सा लॉ यूज किया कि भाई जब भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर चेंज करने बोलता है वो चेंज करने बोलता है विद इन 3 years। ठीक है, इससे पहले का आंसर आ गया आपका। दूसरे का आंसर क्या बोलता है? क्या आप वारंटी चेंज कर सकते हो? तो आप लॉ में लिखना सेकंड कि हम वारंटी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 लॉ यूज किया आपने आंसर निकालने के लिए, 2 लॉ लिख देंगे आप लॉ के अंदर। क्वेश्चन में एक एक पॉइंट के आप क्या लिख देंगे? आंसर। सिंपल गाइस, बोलो। हाँ लिखवा ही रहो, लिखवा रहो। मुझे पता था गाइस कि कहाँ लिखवाना है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, फिर आप बिल्कुल बोल सकते हो लॉ। स्टार्ट करूं। एज पर सेक्शन, अब यार 2 सेक्शन यूज करें, 13 और 16, 13 एंड 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं लिखा कर दे रहा हूँ, बट कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? कंफ्यूजन क्या होना चाहिए? 3 years वाला ऊपर हमने पढ़ा हुआ है आंसर निकालने के लिए, और वॉलंटरी वाला तो कभी भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लिखवा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट कंफ्यूजन क्या है इसमें? तो बहुत बेसिक है ना। अभी किसी बच्चे को बोला कि ऊपर का लॉ देखा 3 साल तक अंदर चेंज कर सकते हैं, और इसने 5 साल में चेंज किया, तो बताओ चेंज कर सकता है क्या? नहीं। उसके लॉ क्या यूज किया? 3 साल वाला लॉ यूज किया। इसमें क्या कंफ्यूजन है? पॉइंट समझा? कंफ्यूजन वर्ड गलत यूज कर रहा हूं। हाँ, दैट इज द करेक्ट वर्ड यू यूज्ड। ओके, चलो। So as per section 13 and 16 of the Companies Act 2013, first point, if name, इवन लिखना क्या है वो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चार्ट को सीधा फॉलो करना है आपको। क्या चार्ट बोल रहा है? इफ नेम इज टू आइडेंटिकल टू नेम ऑफ existing company
it can apply to ROC to change name of company. In such case, ROC can direct company to change name. कब तक डायरेक्ट कर सकते गाइस? Within 3 years from incorporation. और इसमें आप चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 months वाला पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 देखो, इससे पहले वाला आंसर आया। और अगर डिस्क्रिप्शन में मैंने वारंटी चेंज करने हुआ तो कंपनी कैन एनी टाइम वॉलेंटरी change name at its discretion. ये 2 लॉ के बेसिस पे दोनों आंसर निकल जाएंगे अपने, राइट गाइस। अब आ रहे हैं हम कंक्लूजन पे। 2 क्वेश्चन है तो 1 और 2 करके आंसर लिखेंगे, राइट। क्या होता है, कंक्लूजन स्टार्ट करते समय सबसे पहले क्वेश्चन का सेंटेंस लिखना। कैन द कंपनी बी कंपेल टू चेंज इट्स नेम बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? इसी के बेस पे आंसर लिखना। नो कंपनी, अब यहाँ पे कंपनी की जगह आप नाम भी लिख सकते हो। कंपनी कैन नॉट बी compelled to change name। आपको हमेशा क्या बोलता हूं मैं, जब भी आप आंसर लिख रहे हो उसका रीजन भी आगे लिखना पड़ेगा आपको, राइट। बिकॉज 3 years have already passed since its incorporation। देखा, ऊपर लॉ लिखा हुआ है, वही सेम चीज मेंशन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन द ओनर ऑफ रेजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड द कंपनी चेंज इट्स नेम एट हिज डिस्क्रिप्शन? यस, कंपनी कैन एनी टाइम change its name voluntarily। Company can anytime change its name voluntarily। कर सकते हो। 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। इनफैक्ट लिखी तो अच्छा है। आराम से लिखा है, अब क्या करूंगा? इतने लॉन्ग आवर्स की क्लासेस की मुझे भी हैबिट नहीं है, बट तुम्हारे एग्जाम है, अपने टारगेट्स है, उसको देखते हुए करते हैं। इसलिए मैं CA वाली क्लासेस नहीं लेता हूँ। CA वाली क्लासेस में प्रॉब्लम क्या है, 3-3 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। अब 3 घंटे मुझे ही बोर हो जाता है तो बच्चे को कितनी एनर्जी दे दूंगा।
3 घंटे बहुत होता है भाई कोई भी क्लास। CFR में उनका हैबिट है 2 ढाई 3 घंटे की एक क्लास लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनको बच्चों को ना जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे जगे हुए होते हैं, CFR के बच्चे हैं। जमीस, अब आते हैं रजिस्टर ऑफिस को चेंज करना। ओके क्या बोले, रजिस्टर ऑफिस को चेंज करना। इसलिए वो सेक्शन को डील करा, सेक्शन 12। रजिस्टर ऑफिस के लिए जो भी सेक्शन है, ऑल्ट्रेशन हो या बेसिक्स हो, सब दिए हुए सेक्शन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, मैं आता हूं चार्ट के अंदर। दो पार्ट में समझाऊंगा, नॉट टू वरी, चार्ट 2 पार्ट में लिखवा दूंगा। ठीक है, चल भी गाइस, आप देखो मैंने ऑल्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे क्या वर्ड यूज किया, क्योंकि ऑल्ट्रेशन तो सिर्फ जब आप स्टेट चेंज करते हो तभी होता है ना, क्योंकि एमओए में, रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा हुआ है। तो एमओए को ऑल्टर कब करना पड़ेगा, जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो, दिख रहा है। बाकी जगहों पे आप एमओए को ऑल्टर नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। अब शिफ्ट तो आप लोकल लिमिट्स में भी कर सकते हो, नागपुर से नागपुर, मुंबई से मुंबई, लोकल लिमिट्स ही होगी ना, या तो डिफरेंट सिटी में कर सकते हो, लेकिन सेम स्टेट, सेम स्टेट। जैसे मैं महाराष्ट्र में नागपुर में रहता हूँ, तो मैं नागपुर से पुणे शिफ्ट कर रहा हूँ, नागपुर से अमरावती शिफ्ट कर रहा हूँ, नागपुर से मुंबई शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट एवरीवन। मजेदार बात क्या है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक है मुंबई आरओसी और एक है पुणे आरओसी। तो यहां प्रोसीजर कैन चेंज, सेम आरओसी और डिफरेंट आरओसी। तो सेम स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो भाई, कहां जा रहे हो, सेम आरओसी में जा रहे हो कि डिफरेंट आरओसी। तो देखो 3 प्रोसीजर हो गए, विद इन लोकल लिमिट्स, यानी विद इन सिटी, टाउन और विलेज। ठीक है, विद इन विद इन सेम स्टेट, डिफरेंट सिटी, या तो सेम आरओसी या तो डिफरेंट आरओसी, या ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेट। समझा गया गाइस। अब देखो मैं अपने फंडे बता रहा हूं आपको, मेरे फंडों से याद रखना, बहुत काम आएगा आपको। हर जगह प्रोसीजर्स बढ़ते जाएंगे। अगर सिटी के सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, अगर लॉ में लिखा होता है ना एसआर पास करना है, इमेजिन करो मेरी सिटी नागपुर में है, राइट, नागपुर में रजिस्टर ऑफिस ये गली से मैं 4 गली दूर शिफ्ट कर रहा हूँ, वहां एक प्रॉपर्टी खरीदी है अपन ने, उसके लिए एसआर पास करना है, मतलब शेयर होल्डर्स मीटिंग लेनी पड़ेगी, यानी पूरे इंडिया के शेयर होल्डर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, क्यों, तुम 3 गली शिफ्ट कर रहे हो। इतने जूते मारेंगे ना तुमको, क्या बताऊं, और लॉ को ही मारेंगे, ये भाई तुमने क्या लॉ बनाया। इज इट क्लियर। तो लोकल लिमिट्स में शिफ्ट करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा गाइस, डज इट मेक सेंस। ठीक है, अब देखो टेंशन कैसे बढ़ रहा है, डिफरेंट सिटी जा रहे हो तो एसआर पास करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट सिटी जा रहे हो, सेम स्टेट में डिफरेंट आरओसी, देखो तो यहां बीआर था, यहां क्या हो गया, एसआर, यहां पे एसआर भी हो गया और आरडी की परमिशन भी हो गई। समझा क्या सर, 3060 होता क्या लिखा है, आप एसआर पास करने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करोगे, किसको, आरओसी, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। ओके, रीजनल डायरेक्टर परमिशन देगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जो आप 60 डेज के अंदर फाइल करोगे किसके पास, आरओसी के पास। 360 आगे बढ़ू, देखो कैसे टेंशन बढ़ रहा है, यहां सिर्फ क्या पास करना है, बीआर, यहां एसआर पास करना है, यहां एसआर और आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। हेलो, डिफरेंट स्टेट में सर एसआर भी पास करना पड़ेगा, एमओएसए को, और आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ क्या है 60-90 दिख रहा है क्या, 60-30, यहाँ क्या है 30-60, यहाँ क्या है 60-30, यानी आरडी परमिशन देगा कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, और वो आपका उसके फाइल करना है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। आप बोलोगे सर यहाँ 30 दिन के अंदर दे रहा था, यहाँ 60 दिन के अंदर पता है क्यों दे रहा है, क्योंकि आप स्टेट चेंज कर रहे हो ना। रीजनल डायरेक्टर पहले आरओसी को पूछेगा, भाई आरओसी इससे कोई पैसे बाकी है क्या टैक्स वैक्स के, क्रेडिटर से पूछेंगे, क्रेडिटर्स तुम्हारे पैसे दिए क्या, स्टेट छोड़ के जा रहा है, बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा।
अथॉरिटी से पूछेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से, बाकी अथॉरिटी से कि भाई इसका कुछ टैक्स वैक्स बाकी कुछ पेमेंट्स बाकी है क्या। किसी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं आ रहा, तभी जाके परमिशन देगा। इन सबको 60 दिन तो लगेंगे ना, ठीक है। अब आप देखो सब जगह पे आपको कॉपी तो आरओसी का फाइल करनी पड़ेगी। फॉर्म नंबर क्या है? नहीं ना, जब भी रेजोल्यूशन कॉपी फाइल करते हैं एमजीटी 14 ही रहता है, ठीक है। इन सब जगह पे आरओसी का फाइल करेंगे। अब आरओसी खुश हो गई, सब जगह पॉइंट देखो क्या है, शिफ्ट टू न्यू प्लेस। अब गाइस क्या आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज किया है, नई जगह पे शिफ्ट हो गए, तो क्या आरओसी को सपना आएगा? आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा न्यू एड्रेस। और एड्रेस जब भी आप चेंज करते हो, इन्फॉर्म करते हो, करेंगे 30 दिन के अंदर। फॉर्म नंबर क्या था गाइस? 22। सब जगह ये सेम है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ अलग क्या है, क्योंकि यहाँ पर आरओसी चेंज हुई, तो ये किसको देंगे? नए आरओसी को। ये को देंगे नए आरओसी को। क्या हर चीज में लॉजिक के हिसाब से आपको इजी करके बताया? यहाँ पे क्या पास करेंगे? बी आर। वहां टेंशन बढ़ गया, क्या पास करेंगे? एस आर। तीसरे केस में टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे एस आर भी पास करना पड़ेगा और परमिशन भी देना। वो परमिशन देंगे 30 दिन के अंदर, फाइल करेंगे 60 दिन के अंदर। चौथे केस में और बढ़ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या लगेगा एडिशनली, और यहाँ लगेगा 60 30। सब जगह उसके पास फाइल करो, सब उसके बाद सब जगह शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बाद सब जगह पे क्या करो, मेक सेंस, ठीक है। इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आने के चांसेस भी है, बट आ सकता है। ओके ओके बच्चों, तो बैठे की हो फटाक से स्क्रीनशॉट नंबर, रुको, दिख रहा है स्क्रीनशॉट नंबर 1, 3 2 1। रिकॉर्ड वाले बच्चे पॉज कर दो, लिखना है तो। स्क्रीनशॉट नंबर 2, 3 2 1। रिकॉर्ड वाले बच्चे पॉज कर दो, चड्डे पट्टे। चलो, आई होप मैंने आपको लॉजिक समझा देगा इसे ना, सबको समझा है ना? यस, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब आओ फट से नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर आओ जी। इसमें वैसे तो आपको चार्ट रेफर करना है, राइट, बट ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। क्या है सर? वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। अब भाई तुम तो कुछ भी एड्रेस दे दूंगे, है ना, आपको ना एड्रेस के साथ में वेरिफिकेशन भी भेजना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस का। क्लियर गाइस? वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका रजिस्टर ऑफिस सही है कि नहीं है। द कंपनी शैल फाइल द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर INC 22 along with the fees within 30 days of the incorporation। ये सारे कंपनी कंपल्सरी है भाई, वेरिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। भले तुमने एड्रेस दे दिया होगा पहले ही, एड्रेस भी 30 दिन के अंदर दे सकते हैं, या इंकॉर्पोरेशन समय भी दे सकते हैं। भले तुमने इंकॉर्पोरेशन समय दिया होगा, ठीक है, आपको 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा, राइट गाइस? अगर इंकॉर्पोरेशन समय एड्रेस नहीं दिया है, तो जब एड्रेस दोगे तब वेरिफिकेशन भी दे देना, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है वेरिफिकेशन भेजने के लिए? ओके एवरीवन, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अटैच्ड टू द वेरिफिकेशन फॉर्म। नंबर 1, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल। गाइस टाइटल का बताए डॉक्यूमेंट कब देना पड़ेगा? जब आप कौन हो? ओनर उस प्रॉपर्टी का, सील डीड वेल दे दूंगे, राइट। बट अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, अब चलोगे आगे की कहानी। नोटराइज कॉपी, नोटराइज मतलब नोटरी पब्लिक कर जाके नोटराइज करें, ऑफ लीज और रेंट एग्रीमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी अलोंग विद द कॉपी ऑफ रेंट पेड। मतलब एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा और साथ में रेंट रिसीट भी देना पड़ेगा, विच इज नॉट ओल्डर देन। यही है एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपने क्या किया? लीज और रेंट एग्रीमेंट कॉपी दी, हेलो,
ठीक है, रेंट रिसीट दिया बट ओल्डर देन नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, यानी आप अप्रैल मंथ में हो तो मार्च का दिया, ठीक है, मार्च का अभी तक आना बाकी है तो फरवरी का दिया। ओके, ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर और ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रीमाइसेस अलोंग विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी ओनर्स के प्रूफ तो यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। ओके, एंड साथ साथ आपको कुछ बिल्स देने पड़ेंगे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बट विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 months, एंड रेंट रिसीट नॉट ओल्डर देन 1 month, एंड टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 months। ये तीनों केस कब? जब हमने लिया है रेंट पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कब? जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस के ओनर है। क्या पॉइंट याद आएगा बच्चा पार्टी? बाकी लेबलिंग ऑफ द कंपनी मतलब क्या होता है? ये बोलता है कि भाई कंपनी के जहां जहां रजिस्टर्ड ऑफिस, सब जगह रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, राइट? ठीक है, जहां जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है या ब्रांचेस, सब जगह मेंशन होना चाहिए। इनफैक्ट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का लेटर हेड है, वेटर हेड है, सब जगह रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। आगे बढ़ो, अब ये पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अगर आपने नाम चेंज किया है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं इसको पुराना नाम याद होगा, राइट? ठीक है, इसीलिए ठीक है 2 साल तक, कब तक? 2 साल तक आपको फॉर्मर नेम यानी ओल्ड नेम भी मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ न्यू नेम। है ना लॉजिकल लॉ है ना एकदम? अभी आज तक मेरी कुणाल मनोहर क्लासेस थी, अब मैंने नाम रख दिया एकलव्य क्लासेस। इज इट क्लियर? जिसको लोग कुणाल मनोहर क्लासेस पता है, मैं क्या करूंगा, एकलव्य के साथ तक 2 साल तक साथ में लिखूंगा फॉर्मरली कॉल्ड एज कुणाल मानधनिया क्लासेस, ताकि 2 साल तक लोगों को ये भी हो जाए अच्छा अभी एकलव्य हो गया, अच्छा ये अभी एकलव्य है, ताकि 2 साल के बाद में फिर एकलव्य भी रखा तो कोई टेंशन नहीं। समझे एवरीवन? चलो क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन आ चुका है इसमें। ये क्वेश्चन है आईसीआई का क्वेश्चन। आईसीआई और मॉडल के सारे क्वेश्चंस या तो बुक के अंदर कवर होंगे या टेस्ट के अंदर कवर होंगे। जो बुक के अंदर कवर नहीं हो टेस्ट के अंदर कवर हो जाएंगे, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। So, Sora Musical Instrument Private Limited was incorporated on 10th October by converting partnership firm into company. ठीक है? Mohini become the promoter of the company. Sohini's premises which was rented out, guys, to the partnership firm was to be used as a registered office. Mention document which need to be filed with register of the company. Rented out बोला ना भाई, a notarized copy of rent agreement along with rent receipt which is not older than बी। क्या बोलता है? कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिस। पढ़ा था क्या पब्लिक नोटिस? नहीं। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसीट नॉट ओल्डर देन 2 months। 2 months तो था ही नहीं उसके लिए। 2 months किसके लिए था? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये तो सिर्फ आधा अधूरा पॉइंट है। तो परफेक्ट आंसर क्या है गाइस? ए। ओके, बाकी शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस रेफर चार्ज। चकते पट्टे, आगे बढ़े गाइस। ठीक है, हर चीज समझ रही है? देखो फ्लो नेम क्लॉज को अल्टर करने के लिए खुद से एसआर परमिशन रिक्वायर्ड, यस। रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, नॉर्मली बीआर। डिफरेंट सेम स्टेट डिफरेंट सिटी सेम आरओसी, एसआर। सेम स्टेट डिफरेंट सिटी डिफरेंट आरओसी, एसआर प्लस आरडी। आरडी 3060। ठीक है, ऑल टू इन डिफरेंट स्टेट, एसआर एमओए को ऑल्टर करेंगे, आरडी से परमिशन लेंगे 60/30। यस 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 यस। ओके गाइस, नेक्स्ट अब आ रहा है भाई। अच्छा, इसके लिए देखो थ्योरी क्वेश्चन कैसे आ चुका है। ओके, XY Limited has its registered office at Mumbai in state of Maharashtra. For better administration convenience, the company wants to shift its registered office from Mumbai to Nashik. यहाँ विद इन द सेम ऑफ महाराष्ट्र लिखा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बताए इन्होंने आरओसी सेम है कि डिफरेंट आरओसी मेंशन किया नहीं है।
मैंने मेंशन कर दिया नासिक जो है उसमें पुणे आना उसे चले आ रहा है, और उन्होंने मेंशन एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं किया था, ये गलती से हो गया, हमेशा क्वेश्चन मेंशन होता है, और नहीं हुआ तो फिर आपको दोनों प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, अज्यूमिंग ये है तो ये और ये है तो ये। दिस इज प्योरली थ्योरी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसपे एक सिचुएशन दी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बोलते हैं फॉर्मेलिटीज क्या है, समझा क्या। अब आते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस। ओके एवरीवन, जम रहा है, समझ रहा है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस है बी, बट एमसीक्यू के लिए ये है ए। रेफर क्या करेंगे, चार्ट, ठीक है। अब ये देखो इतना ब्यूटीफुल चार्ट बनाया, और एक तो भाई पहले तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है। इससे बोलो कि आप इसमें गलती कर सकते हो, गलती के लिए मैं क्या लिखता हूं बाजू में, मोए मोए, एक्सीडेंट पॉइंट। कैसे देखो, नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करने के लिए सिर्फ क्या पास करना पड़ता है, ऐसा, बाकी आप देख लो, दिख रहा है क्या बोल रहा हूं। तो जैसे जो नोट्स में लिखे हुए एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, दो इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, जितने लोग रेडी नहीं है, सर रेडी क्यों नहीं है, एसआर तो पास कर रहे हैं, तो भाई एसआर में 75% लोग ही हाँ बोलते हैं ना, बचे 20% लोग 25% लोग मना भी तो कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम नाराज शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं गाइस, नाराज, नाराज को बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, तो भाई उनको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। बट सर ये दोनों प्रोसीजर नॉर्मली अप्लीकेबल नहीं है, और इस पे एमसीक्यू आ रहा है, इसी पे एमसीक्यू आ चुका है, ये भी लिखा था ये भी लिखा था, जो बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा ना उसे ऑल ऑफ दी अबव कर दिया होगा। तो सर ये तीनों रिक्वायर्ड कब है, यानी ये दोनों भी रिक्वायर्ड कब है, वो है इस केस में। अब देखो क्या है, अगर आप नॉर्मली गाइस ऑब्जेक्ट को अल्टर कर रहे हो, हेलो एवरीवन, तो सिर्फ ऐसा से काम चल जाएगा। बट अगर आपके पास अनयूटिलाइज मनी है फ्रॉम प्रीवियस ऑब्जेक्ट, सर ये क्या फंडा है बता दो मैं आपको, ठीक है। आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, हेलो, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट मेंशन किया कि वी डील इन क्लासेस, ओके, और पैसा रेस किया, डन। उससे आपने 1 करोड़ रुपए रेस किया, और 20 लाख रुपए अभी बचे हुए हैं, खर्च करने बाकी है, याद है ना ऑब्जेक्ट लॉस का वो, कि आपका पैसा इस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा, याद है, उससे 20 लाख रुपए अभी बाकी है। और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को चेंज करके साथ साथ लिख दिया कि वी ऑल्सो प्रिंट टी शर्ट्स, समझा क्या। तो क्या पुराना ऑब्जेक्ट से अनयूटिलाइज मनी था, इज इट क्लियर, अनयूटिलाइज मनी था क्या, फिर तो भाई एसआर भी लगेगा, एडवर्टाइजमेंट भी लगेगा, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो ना, पुराना दिखा के वो पैसे को दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। और जो शेयरहोल्डर्स खुश नहीं है कि आपने टी शर्ट चालू किया है, उनको आपको एग्जिट ऑप्शन में देना पड़ेगा। एग्जिट ऑप्शन मतलब क्या, उसके शेयर्स वापस खरीद देते हैं अपन, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, समझा क्या गाइस, ठीक है। ध्यान रखना है, मोए मोए लिख दिया मैंने, एन स्क्वायर, तुम्हारा मोए मोए नहीं होना चाहिए एग्जाम में, राइट, उस पर ध्यान देना। स्क्रीनशॉट 3 2 1, ओके। अब बाकी दोनों क्लास पे क्वेश्चन नहीं आते, मैं यहीं पे खत्म करता हूं। क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है, आपकी लाइबिलिटी लिखी होती है, तो आपको लिमिटेड से अनलिमिटेड करना है या अनलिमिटेड से लिमिटेड करना है, दोनों के आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज तो ऑल्टर होता ही नहीं है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ू, बस बढ़िया। अब इधर देखो, ऑब्जेक्ट लॉस के लिए तो हमने क्लियरली लिख दिया है रेफर, अच्छा ऊपर लिखा है ना, हाँ ये देखो क्वेश्चन, ऋषि फार्मेसी लिमिटेड डिसाइड्स टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड इन फार्मेसी बिजनेस। There is no provision in the object clause to enable the company to carry on such business. State whether the object clause can be amended. Yes.
मेंशन बिफोर द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब बच्चों प्रोसीजर क्या लिखेंगे? नॉर्मल लिखेंगे, ऐसा पास करना पड़ेगा, बट मेंशन कर देना आप, क्योंकि क्या 2-3 मार्क तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि अगर आपका अनयूटिलाइज मनी है प्रीवियस ऑब्जेक्ट से तो फिर आपको वो तीनों भी करना पड़ेगा। मेंशन बोथ केसेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बोथ मीन्स व्हाट। इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन। ये आ गया वो आईसीआई वाला क्वेश्चन जो आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट के अंदर दिया हुआ है। Namita Ceramic Goods Limited, having 152 members, was incorporated with the main object of manufacturing of ceramics, clays, unglazed floor, and wall, etc. After 3 years of successful operation, it wants to diversify its business by entering into the field of the manufacturing electronic goods, for which it is required to alter its object clause. Advise the company in relation to alteration of object clause. Guys, मुझे बताओ क्या इसने मेंशन किया है कि अनयूटिलाइज्ड मनी है, तो फिर सिर्फ क्या पास करना पड़ेगा? ठीक है, तो भाई यहाँ तो ना तो किसी की परमिशन की जरूरत है, दिख रहा है ना, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और ये सब की जरूरत है। ओके, यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। आगे बढ़ो गाइस। अब बात कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज की ऑल्ट्रेशन की। अपने पास दोनों ऑप्शन है, ये सेक्शन 61 है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ये अपन अभी भी पढ़ सकते हैं और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 61 है। कैपिटल क्लॉज साथ में पढ़ रहे हैं, पर एक काम करते हैं, इसको अब करते हैं, डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 4। ओके एवरीवन, तो आपके 6 क्लॉजेस के ऑल्ट्रेशन हो गए। ये था एमओए की क्लॉजेस। हेलो 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 भाई, एओए को ऑल्टर करना, मैं पहली बात करता हूँ, क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। और मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो एसआर जब भी लिखते हो पहले और बाद के पॉइंट याद रखना। हेलो, पहला वाला पॉइंट क्या है? टेक बोर्ड मीटिंग पास बोर्ड डिसीजन टू कन्वीन जनरल मीटिंग। टेक जनरल मीटिंग पास एसआर एंड फाइल कॉपी ऑफ एसआर विद आरओसी विद इन 30 days। बस यहाँ पे होता है क्या है, यह है 15 दिन, नॉट 30 days। एओए ऑल्टर करने के लिए बना देना, और फॉर्म नंबर भी दूसरा है, सिर्फ एओए को ऑल्टर करना, बाकी हर जगह सेम। नहीं, एमडीटी 14 तो यहाँ पे है ही, प्लस ये फॉर्म भी है। ओके एवरीवन, थ्योरी क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा दिया हुआ है, कोई बहुत भारी बात नहीं है। बीओडी ऑफ सिंधु लिमिटेड वांट्स टू मेक सम चेंजेस एंड टू ऑल्टर सम क्लॉजेस ऑफ द एओए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, रेफर सेक्शन। ओके एवरीवन, बाकी कन्वर्जन ठीक है, और उसके बाकी के प्रोविजंस हम कल की क्लास में करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, हमको और एक क्लास लेना ही पड़ेगा बच्चे प्रोविजंस के, राइट? ठीक है, मैं कल आपको टाइम मेंशन कर दूंगा, मेरी मैच कब खत्म होती है, संडे है ना, संडे तो मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम का फ्लक्चुएशन करने का अलाउ करो। ओके एवरीवन, ठीक है, तो कल संडे है, कल मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद 2 बजे के आसपास क्लास लूँगा। कल 2 बजे किसी कोई क्लास है रहे क्या? तो कल मैं 2 बजे क्लास ले लूँगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको, ठीक है, यानी आप अभी तक की पढ़ाई पूरी करके रखना, हाँ, तैयार रहना कल के टेस्ट के लिए। हेलो, ठीक है, कल का मैं क्लास लेने के बाद में, ठीक है, आपको लॉ बम दे दूंगा फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, यानी वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करा दूंगा। ओके, एंड उसके बाद में मैं टेस्ट पेपर दे दूंगा आपको टेस्ट सॉल्व करने का टाइम संडे को रात तक कभी भी, या मंडे को उठ के सुबह कभी भी, मतलब मेरी क्लास चालू होने के पहले पूरा टेस्ट सॉल्व कर देना, बिकॉज फिर मेरी क्लास के टाइम में मैं आपके आंसर्स चेक कर लूँगा, मतलब क्लास टेस्ट डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद चेकिंग योर आंसर्स। अगर मंडे को ये कर दिया ना अपन ने, तो ट्यूजडे से अपन वापस लाइन पे आ जाएंगे, बिकॉज अपनी क्लास 2-3 दिन लेट चालू की थी ना, 2 दिन लेट चालू की थी, हम उसी के पाप भर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं।
वरना संडे को नॉर्मली मैं क्लास नहीं था, संडे को नॉर्मली हम सीधा लॉ बॉम्ब और टेस्ट देते हैं। ओके चलो गाइस, तो आज का दिन बहुत क्रूशल है। आप सोचो 2 चैप्टर, 11 चैप्टर तो है कंप्लीट एक्ट में, एक वीक के अंदर 2 चैप्टर हमने कंप्लीट हो गए। ओके मेक श्योर, ठीक है, जितना होते जा रहा है उतना साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है, आगे टेंशन नहीं रहेगा, लॉक खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अलाइन दो मेरे साथ में, तभी आप कल टेस्ट दे पाओगे, तभी आप अलाइन होंगे, तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे नॉर्मल। ठीक है, चलो बोलो।